स्वागत है दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं नमन, आपका क्वांटम रीजनिंग का फैकल्टी, और मैं स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि आप अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ला रहा हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एसएससी सीएचएसएल 19 मार्च 2020 शिफ्ट 2 के प्रीवियस एक्चुअल क्वेश्चंस। मेरे खुद से लाए हुए क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, एक्चुअल प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अगर आप सीएचएसएल एस्पिरेंट्स हैं या फिर आप बैंक पीओ एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर काम की है। यानी और या फिर आप एमबीए ओमेट्स के एस्पिरेंट्स हैं, आरआरबी एनटीपीसी के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि सिलेबस सबका रिलेटेड है ना। तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ चाहूँगा कि आप पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो फिर इससे आप कुछ लर्निंग लेके जाएं। और जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें तो पहले आप मेरा अप्रोच देखने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि तभी आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले पाएंगे इस वीडियो का। उसके बाद मेरा अप्रोच देखिए, और अगर आपको मेरा अप्रोच पसंद आए, आपको लगे मेरा अप्रोच आपसे बेटर था, तो फिर आप मेरे अप्रोच के साथ ही एग्जाम में प्रोसीड करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका अप्रोच ही बेटर था मेरे अप्रोच से और वो ज़्यादा टाइम सेविंग है, तो आप उसी अप्रोच के संग जाएं फिर, और फिर आपको जरूरत नहीं है अपना अप्रोच चेंज करने की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन सही है, कॉपी पेन हाथ में रखिएगा, और फिर से कह रहा हूँ कि पहले खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने ऐसे कहा, अब वीडियो पॉज करें और पहले खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, उसके बाद ही देखेंगे इस क्वेश्चन कैसे होना था। तो हमें एक दोस्तों आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका एरिया 121 है। तो आइसोस्केलेस राइट ट्रायंगल यानी कि उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, क्योंकि आइसोस्केलेस है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि आइसोस्केलेस है ना और राइट ट्रायंगल है। और इसका एरिया कितना है? 121। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा 121 दिया हुआ है। और तो यहां से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर हमारा 242 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या क्या है? हाइपोटेन्यूज, ये वाली लाइन पूछी गई हमसे। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये 484 आ जाएगा। तो अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा 484 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका? 22, क्योंकि 22 का स्क्वायर ही 484 होता है। इसलिए कहता हूँ कि स्क्वायर्स आपको 30 तक जरूर याद होने चाहिए और क्यूब्स आपको 20 तक जरूर याद होने चाहिए। हाइपोटेन्यूज 22 आ गया, यही आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या रखा है बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सर्कल्स? 17 सेंटीमीटर है, यानी कि दो सर्कल दिए हैं, उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 17। ये चीज 17 है, 17 है। और इस सेंटर की, इस सर्कल की रेडियस है 4, और दोनों इक्वल सर्कल है तो दोनों की रेडियस 4 है। हमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट पूछी गई है। ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ निकालने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताना चाहूंगा। जब भी हमसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा हो तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर। अभी मैं आपको मतलब भी समझाऊंगा इन सबका। और जब ट्रांसवर्स टेंजेंट पूछा हो तो उसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो d है ना, जब आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा गया तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे d का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, यानी दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी कितनी थी। यानी जो दो सर्कल हैं, उन दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनके बीच की दूरी कितनी है, ये आपको d डिनोट करता है दोनों केसेस, दोनों फॉर्मुलेस में। और r2 r1 दोनों सर्कल की रेडियस है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए हमें लेंथ निकालनी है, अंडर रूट डी स्क्वायर। डी क्या है? दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वो हमें 17 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस के r2 प्लस r1 का स्क्वायर, दोनों सर्कल की रेडियस 4 है। तो ये हमारा हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 15 आ जाएगा ये सॉल्व करने पे। क्योंकि हमें पता है 8 15 17 एक ट्रिपलेट होती है, तो इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये 15 आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूले की ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, अब हमसे कहा गया कि एक कार है जो कि 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 5 घंटे में। अगर 150 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर रही है तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये अपनी यूजुअल स्पीड पे से अगर 1/3 पे चले, यानी कि अपनी यूजुअल स्पीड के 1/3 पे चले, तो कितना और समय लेगी कार इस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो अभी करंट में इस कार की स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये कार अपनी 1/3 की यूजुअल स्पीड पे चले, यानी कि 30 का 1/3, यानी 10 किलोमीटर पे चले, 10 किलोमीटर प्रति घंटे पे चले, तो अब इसे और कितना अधिक टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो अब नया टाइम कितना लगेगा, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रही है तो इसे ये 150 किलोमीटर कवर करने में 15 घंटे लगेंगे। लेकिन हमसे 15 घंटे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कितना मोर टाइम, कितना और टाइम लगेगा। यानी पहले अगर 5 घंटे लग रहे थे और अब 15 घंटे लग रहे हैं, तो 10 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। हमसे यही पूछा गया ना कितना अधिक समय लगेगा, तो 10 घंटे और लगेंगे जब हम 30 की स्पीड के बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर जाएंगे। तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक बुक है, उसकी प्रिंटेड प्राइस यानी कि एक तरह से मार्कअप प्राइस, मार्केट प्राइस 150 दे रखी है। कह रखा है कि हमें सेलिंग प्राइस बतानी है जब दो डिस्काउंट दिए गए 30% का और 40% का। तो अगर 150 की बुक पे 30% डिस्काउंट मिलेगा तो वो बुक का प्राइस आ जाएगा 70/100, और फिर 40% डिस्काउंट मिलेगा तो यानी कि उस बुक का प्राइस आ जाएगा 60/100। तो ये डाउन डिस्काउंट लगने के बाद इसकी वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस क्या आएगी, यही हमें पता करना है। यानी सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन को क्या हमें मिलेगा, पहले हमें 30% का डिस्काउंट दिया तो 70/100, फिर 40% का डिस्काउंट दिया तो 60/100 ले जाएगी। इसे हमें सॉल्व कर लेना है आसान से, एक सॉल्विंग भी आसान होगी इसकी। मैं बस बेसिक अब सॉल्व कर रहा हूँ, यही चीज़ आप भी कर सकते हैं। 90 × 70/100, ये 6300/100, तो ये 63 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। हमसे वैल्यू पूछी गई थी इधर √13 cos A - 3 tan A अपॉन 3 tan A प्लस √13 sin A। हमें इसकी वैल्यू बतानी थी इस पूरे एक्सप्रेशन की। cot A की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3/2। और इससे पहले मैं इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, मैं आपको एक चीज़ रिवाइज कराना चाहूँगा कि ये वाली टेबल आपको अगर नहीं मालूम, sin A cos A tan A, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉज ए होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉजेक ए जो कि साइन ए का उल्टा होता है, तो कॉजेक वाला होता है साइन ए का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये टेबल आपको अगर नहीं पता तो होपफुली मैंने आपका रिवीजन भी करा दिया होगा। इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में हमें कॉट ए की जरूरत है। कॉट ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि जो 3/2 है ये हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। जो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर आ गए हैं तो हम हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 9 + 4, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √13। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हमें जरूरत किसकी है, कॉस ए की, टेन ए की, साइन ए की। तो साइन ए निकाल देते हैं। साइन ए क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2 परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेन्यूज है √13। ये साइन ए आ गया हमारा। कॉस ए निकालना है हमें, कॉस ए आ जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा 3, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √13। और हमें निकालना है टेन ए। टेन ए की जरूरत पड़ेगी हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए इधर। तो टेन ए क्या, टेन ए होता है हमारा कॉट ए का उल्टा,
तो ये अगर कॉट ए 3/2 है तो टेन ए 2/3 हो जाएगा, क्योंकि टेन ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए, तो वहाँ से ये टेन ए आ गया 2/3। या फिर आप सिंपल टेन ए को परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकालते हैं तो तब भी परपेंडिकुलर 2 बेस 3 तो भी 2/3 आता। सब तरह से सेम ही चीज़ आनी है। अब वैल्यू निकाल देते हैं। तो √13 कॉस ए की वैल्यू, तो √13 कॉस ए की वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ए की वैल्यू आई है 3/√13 माइनस 3 टेन ए, 3 इंटू टेन ए क्या है 2/3 अपॉन 3 टेन ए, अपॉन 3 टेन ए क्या है 2/3 प्लस √13 साइन ए, साइन ए क्या था 2/√13। इसे सॉल्व कर देंगे तो न्यूमरेटर में 3 माइनस 2 बचेगा अपॉन ये कट जाएगा ना, इधर ये कट जाएगा, इधर ये कट जाएगा, इधर ये √13 से √13 कटेगा, √13 से √13, तो ये ऊपर के डिनोमिनेटर में बचेगा, नीचे ये 2 + 2 4, 2 + 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो होपफुली कुछ नया सीखने को मिला आपको। अगर आपको ये टेबल याद नहीं थी तो इसका आपका रिवीजन हो गया, और ये जरूर ध्यान में रखिएगा। 1/4 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है x⁴ प्लस ये x, ये असल में ये है क्वेश्चन, x⁴ प्लस 1/x⁴, ये दे रखा है आपको 14,159, और हमसे x + 1/x की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको क्या करना है ना, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू मालूम हो तो पहले आप नीचे आएंगे, यानी कि x² + 1/x² तक आएंगे, और फिर उस x² + 1/x² की हेल्प से आप नीचे और आएंगे, x + 1/x तक आएंगे। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है, यानी कि पहले आप x⁴ से आएंगे x² तक, x² से नीचे उतर के आप आएंगे x⁴ तक। तो कैसे आएंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें x² + 1/x² निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप पहले होल स्क्वायर करें इसका, और इसकी वैल्यू में ढूंढनी है x² + 1/x² के होल स्क्वायर की वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, तो 14,159 प्लस 2 यानी 14,161 हो जाएगा। तो फिर x², ये स्क्वायर की वैल्यू आई है, x² + 1/x² के होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, √14,161, √14,161, ये कहीं 115 का स्क्वायर और 120 के स्क्वायर के आसपास होगा। अगर मैं बेस मेथड से 119 का स्क्वायर निकालूं तो हाँ यही बनेगा, 119 आएगा इसका अंडर रूट। अगर आपको बेस मेथड नहीं मालूम है कैसे, मैंने 119 के दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, 14161 आ रहा है, अगर मैंने तो दिमाग में कर लिया। अगर आपको नहीं मालूम तो कमेंट जरूर लिखें, मुझसे कहें कि सर हमें ये नहीं पता कि आपने ये 14161 का अंडर रूट इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया। अगर एक भी कमेंट आता है तो मैं अगले आपको बहुत जल्द इस बेस मेथड पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट में बता दें अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो कि मैंने ये इतनी जल्दी 14161 का अंडर रूट 119 कैसे लिख दिया। अभी के लिए x² + 1/x² की वैल्यू हमें 119 मिल गई है। अब यहाँ से हम और नीचे आएंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर निकालेंगे। अब तो x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 1/x² प्लस 2, तो ये हो जाएगा 119 प्लस 2 121। तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर आ गया 121, तो x + 1/x आ जाएगा √of 121, यानी कि 11 आ गया हमारा आंसर। तो समझ गए ना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है ना, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि x4 + 1/x4 से आपको पहले x² + 1/x² तक उतरना है, फिर x² + 1/x² से आपको x + 1/x तक उतरना है। आगे बढ़ते हैं। 3 मीडियन दिए हुए हैं ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC के 3 मीडियन है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट L पे। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया है 30, तो फिर हमें इसका एरिया ढूंढना है इस क्वाड्रिलेटर का, BX। मैं कोई और कलर यूज करता हूँ इसमें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह दिखे।
एक सेकेंड दीजिएगा, इसका एरिया कह रहा हूं मैं। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमसे पूछा गया है BXLZ का, ठीक है। अब इस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, एक प्रॉपर्टी जो अगर आई होप आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम है तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। तो एक पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए इधर। जब भी कोई ट्राइंगल दिया हो और उसके तीनों मीडियन उसके ट्राइंगल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो फिर ये ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और इस ट्राइंगल में 3 मीडियन है, ये जब ऐसे ही इंटरसेक्ट कर रहे हो 3 मीडियन एक ट्राइंगल के अंदर, तो ये ट्राइंगल है ना पूरा, ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसके 6 बराबर हिस्से हो जाते हैं। ये पूरा ट्राइंगल 6 बराबर के ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये 6 इक्वल हिस्से बन जाते हैं। अब आप ये देखिए, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 30 है, यानी कि पूरे ये 6 पार्ट का एरिया 30 है। ये 6 पार्ट है ना, ये हमसे केवल 2 पार्ट का एरिया पूछा गया है। ये क्वाड्रिलेटरल BXLZ में 2 ही तो पार्ट आ रहे हैं, तो पूरे 6 पार्ट का एरिया है 30, यानी एक पार्ट का एरिया 5, और हमसे पूछा है 2 पार्ट का एरिया, तो वो हो जाएगा आपका 10। यही आपका आंसर होगा। या फिर इस एक और तरीके से समझाऊं तो पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया 30 है, पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया 30 है, हमसे केवल 2 हिस्सों का एरिया पूछा गया है, तो 30 इंटू 2/6 तब भी 10 आएगा। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया नहीं, पूरे 6 हिस्सों का एरिया 30 है, तो 2 हिस्सों का एरिया पूछा गया हमसे, 2 हिस्सों का एरिया, 2 पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा 10। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया हो। ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता थी, जब भी कोई ट्राइंगल के तीनों मीडियन डिवाइड इंटरसेक्ट करेंगे उस ट्राइंगल के अंदर, तो वो पूरा ट्राइंगल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये थी प्रॉपर्टी, और इससे ये हमारा ये क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया कि x की वैल्यू है 1040। 1040 को आप cot 50 लिख सकते हैं। कैसे लिख दिया, क्योंकि 1090 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो 1090 माइनस 40 cot 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 1090 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो x इज इक्वल टू cot 50 आ गया। और आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा होता है, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा, जैसे आप देखना चाहें। तो ये हो जाएगा 1 tan 50, क्योंकि tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो हमसे पूछी गई है 2 tan 50 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी, अगर यहाँ से मैं tan 50 की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ से मैं tan 50 की वैल्यू ये उधर जाएगा, तो tan 50 की वैल्यू यहाँ से हमें 1/x मिलेगी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 2/x एरा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, काफी 10 वॉट पे बेस्ड था। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया कि डिवीजन करने पे जो आपका डिवाइजर है वो 6 टाइम्स कोशेंट है आपके, और 3 टाइम्स द रिमाइंडर भी है। अगर रिमाइंडर आपका 40 है, तो डिवीजन हमारा हो जाएगा, डिवीजन हमारा 3 टाइम्स द रिमाइंडर है, यानी रिमाइंडर के 3 गुना है, तो 40 का 3 गुना 120। और ये जो डिवीजन आ रहा है ना, ये डिवीजन आपका है 6 गुना कोशेंट का, तो कोशेंट आपका आ जाएगा 20। हमसे पूछा गया डिविडेंड बताओ, तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला हमने बचपन में ही पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां से हमारा डिविडेंड आ जाएगा, डिवीजन हमारा आया था 120, कोशेंट हमारा आया था 20, रिमाइंडर हमारा आया था 40 ही था, 40 था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2440। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा तो एक क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे आप। 2440 आया हमारा आंसर। ये रहा। आगे बढ़ते हैं। 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई 20 और 25 सेंटीमीटर है। वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली यानी कि बाहर टच कर रहे हैं पॉइंट P पे। ए बी इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और इन दोनों की रेडियस दी गई है। एक की रेडियस है 20, एक की रेडियस है 5। हमें ए बी की लेंथ बतानी है, तो ए बी क्या है हमारा,
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यही क्वेश्चन में ही कहा गया है इधर। मैंने आपको कुछ स्लाइड्स पहले एक चीज़ बताई थी, देखिए इसी अभी बताइए और इसी क्लास में काम आ गई। तभी कहता हूँ कि जो मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ काफ़ी ज़रूरी है, इससे आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें ट्रांसफर टेंजेंट की जरूरत पड़ी थी, ये जो क्वेश्चन कराया था, और मैंने उसके ऊपर ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लिखवाया था आपको। और देखिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई, यही फॉर्मूला लगना है इधर, फॉर्मूला यूज करते हैं, आंसर मिलेगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी ए बी की लेंथ पूछी गई है हमसे, ए बी हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, क्या होगी √d²। और डी मैंने क्या बताया था आपको, डी होता है हमारा दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी। तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, ये सेंटर, इस सर्कल का सेंटर है जो है आर, इस सर्कल का सेंटर है आईएस। तो इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 20 + 5 यानी 25 का स्क्वायर, माइनस के R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। फॉर्मूला पुट किया है मैंने, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी है 25, R2 है 20, R2 मतलब बड़े सर्कल की रेडियस, R1 है छोटे सर्कल की रेडियस 5। इसे सॉल्व कर देंगे, ये A² अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसे। अभी हमें √25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर मिल गया है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे √400 यानी कि 20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी आपकी ए बी की लेंथ यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यार आज के लिए 10 क्वेश्चन रखते हैं, अभी एक और पार्ट आएगा आपके लिए जिसमें 10 और क्वेश्चन कराऊंगा मैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई और कुछ नया जरूर सीखने को मिला हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, क्योंकि मुझे पता है एस्पिरेंट के दिमाग में काफ़ी कुछ चलता है, काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट हो आपको वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको मुझसे पूछना हो कि सर कौन सी किस तरह से मुझे प्रिपरेशन में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे जाऊं, कुछ भी आपको प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ यहाँ पे आप मुझे namansir07@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेरी ऑफिशियल मेल आईडी है namansir07, ये 07 है, 07@gmail.com। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।